हेलो फ्रेंड्स, मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति को समझाने के बाद अब मैं आपको यहाँ विषय क्षेत्र समझा रही हूँ। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र व्यापक है। सारांश में मानव भूगोल के अंतर्गत विषय क्षेत्र के निम्न प्रमुख तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। एक डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है और इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। तो इसके अंदर टोटल आपको 6 पार्ट नज़र आ रहे हैं। जनसंख्या, जनता, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, समायोजन, प्रादेशिक संगठन, दूसरे प्रदेशों से संबंध, सांस्कृतिक वातावरण और क्रमिक अनुक्रम। इनको एक एक करके मैं आपके सामने आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको जनसंख्या समझा रही हूँ। मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण प्रारूप जनसमूहों, प्रवास, अधिवास, उसकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करता है। यानी मानव भूगोल के अंतर्गत जितनी भी जनसंख्या है वो सारी जनसंख्या इसके अंदर आएगी। और जनसंख्या को आप जनता, लोग, मानव भी कह सकते हैं। और इसका जो वितरण प्रारूप है, यानी किस प्रकार से ये जनसंख्या जो है आपको इस पृथ्वी के पटल पर, भूपटल पर नज़र आ रही है, तो वो सारा इसके अंतर्गत आएगा। तो इसमें एक तो वितरण प्रारूप आएगा, साथ ही आपके जन समूह यानी मानव जो है समूह बनाकर रहते हैं तो वो भी इसमें आएगा। प्रवास यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने वाली जनसंख्या इसमें आएगी। अधिवास यानी जो हमारे लोग हैं, मानव हैं, वो अपने मकान बना करके रहते हैं तो उसे हम अधिवास के नाम से जानते हैं, वो भी इसमें आएगा। और आगे प्रजाति का सामाजिक संरचना यानी जो हमारी मानव प्रजाति है उसकी सामाजिक संरचना लोकल लेवल पर कितनी है, कैसी है, वो भी इसमें आएगी। तो इन सभी तत्वों का हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन यहाँ करते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का मतलब है कि ये जो भी तथ्य हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है और अब तक की स्थिति क्या है, वो सारी इसके अंदर आती है। आगे हम बात करते हैं प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, यानी प्रदेश के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। प्रदेश यानी हमारा जिस क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी प्राकृतिक स्थिति कैसी है वो इसमें आएगा। तो प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन, मानवीय क्रियाकलाप पर इन तत्वों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी जिस क्षेत्र का अध्ययन हम कर रहे हैं वहाँ का प्राकृतिक वातावरण कैसा है तो उसका अध्ययन हम करेंगे। और वहाँ पर निवास करने वाले जो लोग हैं, जो मानव हैं, उनके ऊपर उस प्राकृतिक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानव द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों पर उस मानव पर, वहाँ के उसके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के ऊपर उस प्रकृति का, उस वातावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन सभी तत्वों का अध्ययन हम यहाँ करते हैं। यानी मानवीय क्रियाकलाप को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन हम इस प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन के अंदर करते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधन भूमि, जल, वन, खनिज का अध्ययन सम्मिलित होता है। यानी जिस क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उन प्राकृतिक संसाधनों के अंदर हम भूमि को सम्मिलित करेंगे, जल, वन, खनिज इत्यादि उसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद तीसरा आता है सांस्कृतिक वातावरण। तो पृथ्वी पर जो भी दृश्य मनुष्य की क्रियाओं द्वारा बने हुए हैं, दिखाई पड़ते हैं, वे सब मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल किए जाते हैं। यानी मानव ने जो भी पृथ्वी के ऊपर निर्माण किया है वो सारे के सारे दृश्यों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। अब सांस्कृतिक तत्व मानव व पर्यावरण के अंतर संबंध को प्रकट करते हैं। यानी मानव ने इस धरातल के ऊपर जितने भी दृश्य बनाए हैं, जिन भी चीज़ों का निर्माण किया है, उनका सांस्कृतिक तत्व जो है वो मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध को प्रकट करेगा। यानी मानव और पर्यावरण एक दूसरे से कैसे अंतर संबंधित है, ये मैंने आपको पहले प्रकृति में भी समझाया, फिर समझा रही हूँ कि मानव इस पर्यावरण के साथ जीने के लिए उससे कुछ अंतर संबंध, समायोजन स्थापित करता है, तो उसका जो सांस्कृतिक तत्व है वो भी उससे प्रभावित होगा और वो इसी पर्यावरण के आधार पर हमारे सामने प्रकट होता है। और अतः सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत जीव जंतुओं एवं मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन, जीविका के साधन, परिवहन, भवन निर्माण सामग्री, अधिवास आदि सम्मिलित हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो शामिल होंगे जो कि इस पर्यावरण से प्रभावित हो रहे हैं। तो उसमें जीव जंतु आएगा, मानव
का वातावरण के साथ अनुकूलन जीविका के साधन, यानी ऐसे कौन से साधन हैं जिससे हम इस पर्यावरण के साथ में अनुकूलन स्थापित कर सक रहे हैं, तो वो भी इसमें आएंगे। परिवहन के साधन इसमें आएंगे, भवन निर्माण सामग्री सारी की सारी इसमें आएगी, जो कि एक मकान बनाने के लिए, अधिवास बनाने के लिए सम्मिलित होती हैं। तो इन सभी घटकों को हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आगे नेक्स्ट आ रहा है आपका चौथा पॉइंट, कालिक अनुक्रम, जो कि समय से संबंधित है। ये मैं आपको समझा रही हूँ। तो मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है, यानी हमारे मानव ने जो इस पृथ्वी के साथ में भौगोलिक संबंध बनाए हैं, अपने संबंध बनाए हैं, वो कभी स्थिर नहीं, क्योंकि मानव चंचल है तो उसके द्वारा बनाए गए संबंध भी स्थिर नहीं हो सकते हैं। यह सभी संबंध क्रियात्मक है, यानी हर प्रकार से संबंध जब मानव इस प्रकृति के साथ में संबंध स्थापित करता है तो बदलते रहने के कारण यहाँ क्रियात्मक शब्द आया है। और मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उत्तरोत्तर अधिक गत्यात्मक और लोचपूर्ण होते जाते हैं, यानी जैसे जैसे मानव इस प्राकृतिक वातावरण के साथ में अपना विकास करता जाता है, वैसे वैसे उसके जो सांस्कृतिक घटक होते हैं या उसका जो विकास है वो अधिक गत्यात्मक और लोचपूर्ण होता जाता है। यानी जैसे आज हमने जो विकास किया है, फिर कल करेंगे, फिर आगे समय जैसे निकलता जाएगा वैसे वैसे विकास करेंगे, तो विकास भी एक गति पकड़ लेता है कंटिन्यू, तो एक स्पीड पकड़ लेता है, जिसको हम गत्यात्मक कहेंगे। और लोचपूर्ण यानी हमें भी शुरुआत में तो कोई भी कार्य करते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन उस कार्य को बार बार करते रहने से हमें समझ में आ जाता है कि कहाँ इसको बढ़ाना है, कहाँ कम करना है। इसीलिए जैसे जैसे मानव समय के साथ में इस प्राकृतिक वातावरण से समायोजन कर अपना विकास करता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गत्यात्मक हो जाते हैं, स्पीड पकड़ लेते हैं अपना विकास को लेकर के, और लोचपूर्ण हो जाते हैं। यानी इस मानव द्वारा किए जाने वाले विकास को हम कहाँ स्पीड देंगे, यानी गति देंगे, और कहाँ इसको रोकना है, तो वो सब हम इसके साथ में समझ जाते। अगला पॉइंट है हमारा समायोजन व प्रादेशिक संगठन। अब मानव पर्यावरण के साथ में समायोजन करता है और अपने प्रदेश का निर्माण करता है, इसीलिए यहाँ समायोजन व प्रादेशिक संगठन आया है। तो भूगोलवेत्ता को केवल इतना ही नहीं मालूम करना होता है कि पृथ्वी तल पर मानवीय दशाएं किस प्रकार वितरित हैं, वरन यह भी जानना आवश्यक होता है कि उसका वितरण उस विशेष ढंग से क्यों है। यानी जो भूगोलवेत्ता है, अगर वह यह मानव के द्वारा जो प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट किया गया है, तो उसमें यह जानना उसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि जो मानव ये रह रहा है, इसकी बसावट, इसके रहने का तरीका इतना विशेष ढंग का क्यों है, और यह कहाँ कहाँ रह रहा है। यानी कहने का मतलब है कि एक भूगोलवेत्ता के लिए मानवीय दशाओं का जब वह अध्ययन करता है, तो न केवल उसका वितरण जानने का प्रयास करता है, बल्कि वह यह भी जानने का प्रयास करेगा कि वितरण ऐसा है तो ऐसा विशेष ढंग से क्यों है। उपर्युक्त भिन्नताएं या तो प्राकृतिक वातावरण के कारण होती है या मानवीय क्रियाओं के कारण होती है। यानी जब मानव अधिवास बनाता है, अपने घर बना करके रहता है, तो वो विशेष प्रकार के ढंग से रह रहा है, या तो अब वो जो भूगोलवेत्ता है ये पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि इतना विशेष ढंग से क्यों है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो मानव जो है प्राकृतिक वातावरण के कारण ऐसे रह रहा है, या फिर उसकी द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के कारण ऐसा रह रहा है। तो इन दोनों ये जो कारण है, प्राकृतिक वातावरण, मानवीय क्रिया, दोनों इसको प्रभावित करेंगी। मनुष्य ने पृथ्वी पर अपनी छाप अपनी क्रियाओं के द्वारा कैसे लगाई है का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। यानी मनुष्य जो पृथ्वी के ऊपर रह रहा है और क्रियाएं कर रहा है, तो मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की विशेष छाप इस प्रकृति के ऊपर छोड़ता है, तो इस विशेष छाप का अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उनका उपयोग, संगठन, संरक्षण भी मानव भूगोल का महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। यानी संसाधनों का जो विभिन्न वर्गों में विभाजन है, और उस विभिन्न वर्गों के विभाजन का जो उपयोग यह करता है मानव, संसाधन यानी भूमि, जल, वन, ये सभी मैंने आपको भी समझाए थे। तो उन्हीं संसाधनों का जब मानव उपयोग करता है, और ये संसाधन हमारे पास सीमित है, तो उसका संरक्षण करना भी आवश्यक है। तो इन संसाधनों के उपयोग और संरक्षण का क्षेत्र भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन का दूसरा पक्ष भविष्य के परिप्रेक्ष्य में
मानव वातावरण तंत्र का अध्ययन करना है। यानी मानव भूगोल के अंदर न केवल प्राकृतिक वातावरण संसाधनों का अध्ययन करते हैं, बल्कि भविष्य के अंदर हम क्या उन संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन सब का अध्ययन भी इस मानव भूगोल में किया जाता है। असंतुलित विकास के कारण संस्कृति प्रकृति असंतुलित होती जा रही है। यानी मानव जो विकास कर रहा है, उस विकास के कारण से हमारी जो पृथ्वी है वो असंतुलित होती जा रही है। अब प्रश्न ये यहाँ उठता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो असंतुलित क्यों हो रही है? क्योंकि संसाधन हमारे पास में सीमित है और उपभोक्तावादी दृष्टिकोण के कारण से हम अधिक विकास करने की चाह में अधिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए उसके प्रभाव से प्रकृति असंतुलित होती जा रही है। आज वातावरण अवनयन यानी वातावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है, जिससे कि वहाँ की शुद्धता कम होती जा रही है, इसीलिए अवनयन शब्द यहाँ आया है। वह प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती जा रही है, यानी वातावरण हमारा प्रदूषित होता जा रहा है, उसकी गुणवत्ता में कमी होती जा रही है। अतः वातावरण नियोजन भी मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का अभिन्न अंग हो गया है। यानी इस वातावरण के प्रदूषण के कारण, उसकी गुणवत्ता में कमी होने के कारण अब मानव भूगोल के अंदर इस वातावरण नियोजन यानी हम इस वातावरण को वापस कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे शुद्ध कर सकते हैं, कैसे इसकी गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं, ये भाग भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। विषय क्षेत्र का ये अंतिम बिंदु है अब हमारा अन्य प्रदेशों से संबंध। यानी जो मानव है वो अन्य प्रदेशों से अपने संबंध किस प्रकार से जोड़ रहा है, वो सारा इसके अंतर्गत आएगा। पृथ्वी पर मानव एकाकी नहीं है, उसके पृथ्वी तल पर फैले विभिन्न क्षेत्रों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंध भी होते हैं और उसके इन संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल में होता है। यानी मानव कभी भी एकाकी नहीं रह सकता है, वह कहीं न कहीं अन्य लोगों से अपने संबंध जोड़ता है और सुखद महसूस अपने आप को करता है। तो जब मानव दूसरे क्षेत्रों में अपने संबंध जोड़ेगा तो अन्य क्षेत्र जैसे उसके आगे आर्थिक, यानी मानव अपना जीवन यापन करने के लिए आर्थिक कार्य करता है, अर्थ के लिए कार्य करता है, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। सामाजिक यानी समाज में रहता है तो सामाजिक क्षेत्र इसमें आएगा। सांस्कृतिक यानी समाज में रहते हुए इस संस्कृति से भी प्रभावित होकर के सांस्कृतिक बहुत सारे संबंध अपने जोड़ता है, तो वो इसमें आएंगे। राजनीतिक संबंध यानी इस समाज मानव समाज में रहने के लिए अनेक प्रकार के राजनीति से संबंधित संबंध भी जोड़ता है। तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंध जो है ये मानव अपने अन्य क्षेत्र से जोड़ता है। उसके इन संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल में होता है। यानी न केवल मानव का अध्ययन इसमें हम करते हैं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र का अध्ययन भी हम इसमें करते हैं।